जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में पढ़े हुए हैं पार्ट 1 में। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट 2 है। यहाँ पे हम लोग विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी के बारे में यहाँ से हम लोग का बाकी है, पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे पूरे इस वीडियो को। लिखा है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यहाँ पे देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक में आते हैं टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? तो ईरान का राजवैद्य था। यह भारत में संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस कौन था? जो भी यूनानी लेखक था। इसे इतिहास का पिता कहा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, हेरोडोटस कौन लिखा था? हिस्टोरिका लिखा था। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारस ईरान के संबंध में वर्णन किया है। इसमें क्या किया है? फारस ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसके विवरण भी अनुसरणीय एवं अफवाहों पर आधारित है। यानी बहुत लोग इसे कहते हैं कि अफवाह है, अनुसरणित यानी झूठा है। फिर सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकस आनिक्रेटस जो था सिकंदर के साथ आने वाले, तथा आरिस्टबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। इन दोनों के यानी नियाकस और आनिक्रेटस के अधिक प्रमाणित विवरण माने जाते हैं। अब आते हैं मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकोटर का। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जिसने अपनी पुस्तक, कौन सा पुस्तक लिखी था? इंडिका, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। मौर्य युगीन समाज संस्कृति के बारे में लिखता है। फिर से डायमेकस जो थे नरेश आस्तियोकस का राजदूत था। किसका था? तो नरेश यातियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसका विवरण किससे? तो मौर्य युग से संबंधित है इसका विवरण। फिर से आया था डायोनिसियस आया था। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी यानी फिलेडेपस का राजदूत था। किसका था? डायोमेकस किसका था? तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेटस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। अशोक के राज दरबार में कौन आया था? डायोमेकस, जो टॉलमी फिलेडेटस का राजदूत था। तो टॉलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी। भारत का भूगोल कौन लिखा था? तो टॉलमी। भारत का भूगोल नाम का पुस्तक कौन लिखा था? टॉलमी ने लिखा था। अब आते हैं प्लिनी। इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा हुआ है? तो प्लिनी लिखा है। जो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है, जिसमें भारतीय पशु पक्षी, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। फिर से आते हैं पेरिप्स ऑफ द इथेप्स। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, यानी ये अज्ञात लेखक है। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। अच्छा, ये बताते हैं हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। क्यों पता चलता है? क्योंकि ये भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। क्योंकि इसके भीतर जो है बंदरगाहों और व्यापारिक जो है वस्तुओं के बारे में बताया, तो जो देखा हुआ ही ना बताएगा। इसलिए इसी विवरण से पता चलता है कि समुद्री यात्रा पर आया था। फिर से आते हैं उसके बाद चीनी लेखक कौन है? तो फाहियान है। फाहियान के बारे में पढ़ते हैं। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। फाहियान कौन सा यात्री है? तो चीनी यात्री था। और किसके बारे में लिखा था? मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में दर्शाए हैं। कौन? फाहियान। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। मध्य प्रदेश की जनता को क्या बताया? तो सुखी और समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्ष तक भारत में रहा है फाहियान? 14 वर्ष तक भारत में रहा है। उसके बाद है संयुगन भी कौन था? तो चीनी लेखक था। और यह 518 ईस्वी से भारत में आया। इसने अपने 3
वर्षों में यात्रा के बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। यानी बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियाँ एकत्रित करता है, निशानी एकत्रित करता था। फिर हैंसोंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसोंग की चीनी यात्री है और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन? हैंसोंग। हैंसोंग 629 ईसा पूर्व में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिस पहुंचा। कितने वर्षों की यात्रा के बाद? तो 629 ईस्वी से चीन आया था और 15 वर्ष तक ये यात्रा कर 629 ईस्वी में चीन भारतवर्ष की प्रस्थान किया। चीन से भारतवर्ष की तरफ प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद 1 वर्ष यात्रा किया। उसके बाद कपिल पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 में 15 वर्ष तक भारत में रहा और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों के यानी नालंदा में पढ़ने के लिए भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। यानी इनका उद्देश्य था आने का कि बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित कर लें और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी था नालंदा उसमें पढ़े। और इसका भ्रमण वृत्तांत जो सीयूकी नाम के प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसका सीयूकी नाम से इसका प्रसिद्ध है और इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसे हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है। हर्षकालीन जो है समाज राजनीति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? तो शूद्र था। हैंसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव के प्रतिमाओं का भी हैंसोंग क्या था? बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ शिव की प्रतिमा का भी क्या किया था? पूजन किया था। हैंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। जब हैंसोंग आया था तो उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। और यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म, यह विश्वविद्यालय दक्षिण के लिए प्रसिद्ध था। विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण के लिए प्रसिद्ध था। चलते हैं आगे देखिए, आते हैं इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इत्सिंग कब आया था? 7वीं शताब्दी आता। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया है। अपने समय के भारत का वर्णन किया यानी 7वीं शताब्दी के भारत का वर्णन किया है अपने में। और ये विश्वविद्यालय पर यानी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में बताया। कौन? तो इत्सिंग बताया। उसके बाद आते हैं अरबी लेखक पे। तो अरबी लेखक यह अल-बरूनी। अरबी लेखक कौन है? तो अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया? तो महमूद गजनवी के साथ आया था। अल-बरूनी ख्वारिस का खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। यहाँ कहाँ का रहने वाला था? तो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। इसको क्या कहते थे? ख्वारिस कहा जाता था उस समय। और अरबी में का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद तथा तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी इसका जो लिखे थे किताब उल हिंद और तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण जो है स्रोत माना जाता है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मात्रक विज्ञान आदि विषयों के आधार पर अस्थि अध्यायों में विभाजित है। कितना अध्याय में? तो 80 अध्यायों में विभाजित है। यानी इसमें यह विस्तृत ग्रंथ है। इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, माप तौल जिसमें आप कह सकते हैं विधि, मूर्ति कला, कानून, माप तौल, विज्ञान आदि विषय सब पे आधारित। और इसमें 80 अध्याय थे कहने। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, इसमें क्या थी? तो राजपूत कालीन जो है समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया था। इसमें रीति रिवाज
राजनीति तथा सुंदर प्रकाश डाला गया जिसमें राजपूत में एक इसका वृत्तांत तो यह था अल-बरूनी का। अल-बरूनी जो थे वो अरबी लेखक थे और विशेष रूप से धर्म मापतौल एक के विषय में बताए हैं कि कौन, तो अधिकतर राजपूत के विषय में बताए हैं। उसके बाद आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता इनके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इनका यात्रा वृत्तांत रहेला कहा जाता है। ये एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम है रहेला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है कि कौन सा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही रोचक जानकारी देता है इनका यह वृत्तांत रहेला। और ये कब लिखा था? 1333 ईस्वी में दिल्ली में पहुंचने पर इसकी विसिद से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ये जो है सुल्तान होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इसे यहाँ का काजी नियुक्त कर देते हैं, न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद अन्य लेखक आते हैं। अन्य लेखक में आते हैं तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ कौन थे? तो तिब्बती लेखक थे। इसने कम्यूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। ये तारानाथ जो थे कंगयूर और तंगयूर नाम की 2 रचना किए थे। इनका नाम था कंगयूर और तंगयूर। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे भारत की यात्रा पर आया था। पांडे भारत की यात्रा पर कौन आया था? तो मार्को पोलो। कब? तो 13वीं शताब्दी में आया था मार्को पोलो। और इसका वृत्तांत पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसका इतिहास किसके लिए उपयोगी है? तो पांडे इतिहास के लिए इसका इतिहास उपयोगी है। अब आते हैं पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातात्विक का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। यानी भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री एच हम्बोल्ड, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बसो, रॉबर्ट डिलियस, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के खननकर्ता से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पुरातात्विक स्थलों के खननकर्ता से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी पोलो, घटासला और अमरावती आदि स्थलों में खुदाई की है। यानी ये जो सभी हैं ये खनन करता है और इन्हें एक जगह तक खनन करके प्राचीन स्रोत को इकट्ठा करने में मदद किए हैं। और ये 1400 ईस्वी पूर्व में अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मिस्र, वरुण, इंद्र आदि नास्त्य आदि अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोटस के बेसनर विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। यानी मध्य भारत का जो भगवत धर्म था, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग मानते थे, और विकसित होने के राजदूत जो था हेलियोडोटस जो था वो वेंसन विदिशा जो था उसके गरुड़ स्तंभ यानी गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। उसके बाद लिखा है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पे है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में है। आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में है। किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुविश का की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। कौन? तो दुभिक्ष की जानकारी कौन देता है? तो सौगौरा अभिलेख देता है। इस अभिलेख में संकट काल के उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित करने का उल्लेख है। यानी संकट काल के समय खाद्यान्न को सुरक्षित, खाने पीने वाली चीज़ को सुरक्षित रखने का इसमें बताया गया। यह सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण, यानी सर्वप्रथम भारत पर क्या हुआ था? हुड़ आक्रमण जो हुए थे। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हुड़ आक्रमण का क्या लिखा? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है हुड़ के आक्रमण के बारे में। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख भानुगुप्त जो शासक था भानुगुप्त से प्राप्त होता है। यानी सती प्रथा का कहाँ से प्राप्त होता है?
जानकारी तो भानुएरण अभिलेख जो कि भानुगुप्त का वहाँ से प्राप्त होता है। फिर सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजा जो है उनका पूरा इतिहास जो अभिलेखों पर आधारित है। किस राजाओं का जो है अभिलेखों पर आधारित है, तो सातवाहन राजाओं का अभिलेख जो है अभिलेखों पर आधारित है। उसके बाद रहता है रेशम बुनकर। रेशम बुनकर की श्रेणियों में जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो रेशम बुनकर से प्राप्त होती है। अब आते हैं कश्मीर वन पाषाणिक प्रस्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। कहाँ से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है, तो बुर्जहोम से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। जिसमें गड्ढे में उतरने के लिए क्या होती थी, तो सीढ़ियाँ। और यहाँ मनुष्य के साथ वो उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलन थी। यानी पालतू जानवर यानी कुत्ते को भी अपने साथ ही दफना लेते थे। और पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरातत्व की औजार, बर्तन और इमारत जैसे वस्तु मिलते हैं, उसे ही कहा जाता है पूरा स्थल। अब चलते हैं आगे अगले पेज पे हम आ गए और ये लास्ट पेज है हम लोग का। आइए देखते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काश सोर्स कहा जाता है, यानी कासा स्वर्ण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख कौन लिखते थे, तो यवन शासक लिखते थे। अब आगे महत्वपूर्ण अभिलेख में आते हैं। अभिलेख है, यहाँ शासक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख यानी तिथि रहित अभिलेख है हाथी गुम्फा। और ये कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख कौन लिखा है, तो कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया हाथी गुम्फा। और फिर जूनागढ़ या गिरिराज अभिलेख रुद्रदामन। फिर से नासिर अभिलेख गौतमी बलश्री। फिर से प्रयाग स्तंभ लेख तो समुद्रगुप्त। फिर से एहोर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय थे, एहोर अभिलेख लिखा था। फिर से मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। फिर से ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। से भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। उसके बाद है नोट अभिलेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहता है, तो इपिग्राफी। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के में उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखते हैं, उसी से मिलता है। वैसे अरिक्मेंडू यानी पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अरिक्मेंडू यानी पुडुचेरी के निकट से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए पुडुचेरी के निकट से प्राप्त हुए हैं। और सबसे जो यहाँ पे पुडुचेरी के निकट से प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त यादव अरिक्मेंडू रोम सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, अरिक्मेंडू यानी पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पुडुचेरी। नोट सबसे पहले भारत के संबंध में वर्मा यानी स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मालया यानी स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया यानी कम्बोज और जावा यानी जयद्वीप से स्थापित हुए हैं। तो यानी सबसे भारत में जो फिर से पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा जो है सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया यानी स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया यानी कम्बोज तथा जावा जयद्वीप से स्थापित हुए। और सबसे पहले भारत के संबंध जो है वर्मा से और मालवा से, कम्बोज से और जावा द्वीपों से स्थापित हुए हैं। कहने का मतलब आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले प्रागैतिहासिक काल
अगला इसका इतिहास का चैप्टर है, उसको लेकर के आएंगे और सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको लेसन बाय लेसन मिलेगा, सभी चैप्टर का मिलेगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। हमने आपकी परीक्षा की तैयारी को उत्कृष्ट बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूरी नोट्स जोड़ दिए हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए अभी क्लिक करें। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।